आज के इस क्लास में हम अपनी वैश्विकता के बारे में पढ़ेंगे। बीए 4th सेमेस्टर में मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस में आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। आज के इस क्लास में हम इसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अपनी वैश्विकता को इंग्लिश में कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेता है और उस देश के साधन जैसे ज़मीन, खनिज, ये सब का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करने लगता है, तो उसे हम अपनी वैश्विकता कहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि वहाँ के जनता का स्वतंत्रता छीन ली जाती है। वहाँ की शिक्षा, भाषा, कानून और प्रशासन सब पर विदेशी सत्ता का नियंत्रण होने लगता है, मतलब कब्जा कर लेता है पूरा। शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेता है। तो यही था कॉलोनियलिज्म का मतलब। अब हम इसका उदाहरण भी देखेंगे और इस कौन सी प्रक्रिया से ऐसे होता है ये सब भी देखेंगे। तो अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, औपनिवेशिकता की प्रक्रिया। तो आपका पहला प्रक्रिया व्यापार के बहाने प्रवेश। वो क्या करते थे, व्यापार के बहाने हमारे देश में घुस जाते थे। यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल पहले व्यापार करने के नाम पर देश में आते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था। और आपका दूसरा प्रक्रिया है राजनीतिक दखल। धीरे धीरे वे स्थानीय शासकों को आपस में लड़वाते हैं या रिश्वत देकर नियंत्रण हासिल करते हैं। सैन्य कब्जा, अपनी सेना के जरिए युद्ध करके क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हुआ था। और प्रशासनिक और कानूनी कब्जा के जरिए भी वे हमारे देश पर कब्जा करते हैं। तो इसमें क्या होता था कि वे अपने कानून, शिक्षा प्रणाली, कर व्यवस्था लागू करते हैं। स्थानीय जनता पर कर लगाया जाता था। तो आपका आखिरी प्रक्रिया है संसाधनों और लोगों का शोषण। देश के कच्चे माल को सस्ता खरीदकर अपने देश में बनाकर महंगा बेचते हैं। लोगों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है। ये था वो 5 प्रक्रिया जिसके जरिए वो कमज़ोर देश पे कब्जा करते थे। औपनिवेशिकता का उदाहरण अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासन ने भारत को लगभग 200 साल तक अपना उपनिवेशक बनाया। उन्होंने हमारे कच्चे माल को ले जाकर इंग्लैंड में सामान बनाया और फिर वही सामान भारत में महंगे दामों पर बेचा। तो ये था आपका औपनिवेशिकता का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक विरोध के बारे में। तो इंग्लिश में इसको एंटी कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। जब किसी उपनिवेशित देश की जनता विदेशी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाती है, संघर्ष करती है और आज़ादी की मांग करती है, तो इसे हम एंटी कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। यह आंदोलन अहिंसात्मक भी हो सकते हैं, जैसे गांधी जी का आंदोलन हुआ था, और क्रांतिकारी भी, जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो औपनिवेशिक विरोध का मतलब हुआ कि इसमें आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, इसको हम बोलते हैं औपनिवेशिक विरोध। और औपनिवेशिकता का मतलब हुआ कि कोई शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पे कब्जा कर लेता है, उसको हम औपनिवेशिकता बोलते हैं। अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रक्रिया है आपका विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष पैदा होना। लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कर अधिक लेना, स्वतंत्रता नहीं था और शोषण हो रहा था। दूसरा प्रक्रिया है आपका संघर्ष की शुरुआत। छोटे छोटे स्थानीय विद्रोह शुरू होते हैं, जैसे कि स्थान विद्रोह 1857 की क्रांति जो हुआ था, बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन में बदल जाता है। और तीसरा प्रक्रिया है आंदोलन और संगठन बनाना। राजनीतिक संगठन बनते हैं, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आज़ाद हिंद फौज। तो ये सब संगठन बना, वहाँ पे नेता सामने आते हैं, जैसे गांधी जी, भगत सिंह, नेहरू, नेताजी, ये सब आंदोलन के लिए सामने आते हैं। अगला प्रक्रिया है जमीनी संघर्ष और असहयोग। सत्याग्रह, आंदोलन,
हड़ताल, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कार्यक्रम होने लग गए थे। जनता विदेशी शासन को नकारने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, अन्य देश भी आज़ादी के आंदोलन को समर्थन देते हैं। दुनिया में स्वतंत्रता की भावना बढ़ने लग गया था। औपनिवेशिक विद्रोह का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति, जिसमें भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि सत्याग्रह, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब भी हुआ। यह आंदोलन स्वतंत्रता पाने के लिए थे, ताकि लोग अपना शासन खुद चला सके। अब हम पढ़ेंगे डीकोलोनाइजेशन मतलब उपनिवेश मुक्तिकरण के बारे में। जब किसी देश को विदेशी शासन से आज़ादी मिलती है और वह स्वयं का शासन शुरू करता है, तो उसे हम कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। यह प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाता है। औपनिवेशिक शासन का मतलब कि जहाँ पे आपको लोग विद्रोह करने लगे थे और अन्याय के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे, उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक विद्रोह, जिसमें देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी शामिल होती है, उसको बोलते हैं हम डीकोलोनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे उपनिवेश मुक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें पहले दिया गया है दीर्घकालिक संघर्ष का असर। वर्षों तक चले आंदोलन से विदेशी शासन कमजोर होने लगता है, लोगों की राष्ट्रीय चेतना मजबूत होती है। और दूसरा है आपका राजनीतिक बातचीत और संधियाँ। इसमें क्या होता है कि उपनिवेश और विदेशी ताकतों के बीच संविधान समझौता या ट्रांसफर ऑफ पावर जैसे रास्ते बनते हैं। तीसरा है आपका विदेशी शासन का अंत। विदेशी सरकारें खुद हटने लगती है या उन्हें हटाया जाता है। अगला प्रक्रिया है स्वतंत्रता की घोषणा। इसमें क्या होता है कि देश आधिकारिक रूप से आज़ाद हो जाता है। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। नया शासन, संविधान और सरकार का गठन होने लगा। इसमें हुआ क्या, देश अपना खुद का संविधान, नेता, कानून व्यवस्था बनाता है। अब देश स्वयं का मालिक बन जाता है। तो ये था आपका उपनिवेश मुक्तिकरण की प्रक्रिया, जो कि 3 से 5 प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। तो इसका उदाहरण है, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, यानी डीकोलोनाइजेशन हुआ, मतलब आज़ाद हुआ। अफ्रीका, एशिया के भी कई देश 20वीं सदी में आज़ाद हुए थे, इसी को हम बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। अब हम इन तीनों का मतलब एक साथ देखते हैं। तो कोलोनियलिज्म का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करता है। एंटी कोलोनियलिज्म मतलब उस कब्जे के खिलाफ संघर्ष करना। डीकोलोनाइजेशन मतलब जब वह देश आज़ाद हो जाता है। तो ये था आपका तीनों का मतलब। तो अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं? तो अभी हम पढ़े हैं कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तो शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण मतलब कब्जा कर लेना। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 1757 प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल है, उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का शोषण और सत्ता पर नियंत्रण करना। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटी कॉलोनियलिज्म का अर्थ क्या है? तो एंटी कॉलोनियलिज्म का अर्थ होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश कोई कमजोर देश पर कब्जा करता है और उस कब्जा के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं या संघर्ष करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटी कॉलोनियलिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करना। अगला सवाल है, भारत में पहला बड़ा औपनिवेशिक विद्रोह कब हुआ? तो वो 1857 की क्रांति, जो कि पहला औपनिवेशिक विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, डीकोलोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब हम पढ़े थे कि स्वतंत्रता मिलना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी उपनिवेश का स्वतंत्र हो जाना। अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, किस आंदोलन को भारत में अंतिम जन आंदोलन माना जाता है जिसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया? तो वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसको हम भारत में अंतिम जन आंदोलन माना जाता है जो कि ब्रिटिश सरकार को हिलाकर के रख दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किसने सत्याग्रह के रूप में किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उपनिवेशवाद के दौरान उपनिवेशों का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता था? तो वो मुख्य उपयोग उसका कच्चा माल और श्रमिक देने वाले स्रोत। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आज की इस क्लास में बस इतना ही है, आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइएगा कि भारत को आज़ादी कब मिला था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।